हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में। आज हमें जो हेडिंग पढ़ना है वो है प्रोडक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट या इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट। इससे पहले हम लोग जो लाइट पढ़े हैं वो दो प्रकार की लाइट्स पढ़ चुके हैं कि जो ऑर्डिनरी लाइट है या अनपोलराइज्ड लाइट है जिसमें वाइब्रेशन सभी डायरेक्शंस में होते हैं। दूसरा है पोलराइज्ड लाइट जिसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेशंस होते हैं। और ये वाइब्रेशंस कौन से होते हैं, इससे पहले हम लोग लाइट के बारे में पढ़े कि इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वजह से ही जो लाइट होती है वो प्रोपेगेट कर रही है। तो जो भी पूरा पोलराइजेशन का टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स के वाइब्रेशन से ही रिलेटेड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वाइब्रेशंस है उन्हीं की वजह से ये सब प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पे हमें जो पढ़ना है प्रोडक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट अनपोलराइज्ड लाइट से प्रोड्यूस हो रही थी। तो अनपोलराइज्ड लाइट कौन सी होती थी, जिसमें वाइब्रेशन सभी डायरेक्शंस में होते थे इस प्रकार से। अब इसे जब कन्वर्ट कर लिया गया तो इसमें अगर केवल एक डायरेक्शन में वाइब्रेशंस है, या तो पैरेलल टू द प्लेन या तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो इसे कहा जाता था लीनियरली पोलराइज्ड लाइट, लीनियरली पोलराइज्ड लाइट या फिर प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब उसके बाद अगर एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स के वाइब्रेशंस जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वाइब्रेशंस है अगर सिंगल डायरेक्शन में, तो उसे कहा जाता है लीनियरली या फिर प्लेन पोलराइज्ड लाइट, लीनियरली या प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट के वाइब्रेशंस अगर सर्कुलरली हो तो उसे कहेंगे सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, और अगर इलिप्टिकली वाइब्रेशंस हो तो इसे कहेंगे इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट। अब ये सर्कुलरली और इलिप्टिकली वाइब्रेशंस मिलेंगे कैसे, जब दो लीनियरली पोलराइज्ड लाइट या जब दो लीनियरली वेक्टर्स या जब दो लीनियर वेक्टर्स आपस में सुपर इंपोज करेंगे, तो इनके सुपर इंपोज होने की वजह से सर्कुलरली और इलिप्टिकली वाइब्रेशंस होंगे, जिनकी वजह से सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट और इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट हमें मिलेगी। तो ये जो वेक्टर्स हमें मिल रहे हैं दो वेव्स के सुपर पोजिशन की वजह से ही मिल रहे हैं। तो सुपर पोजिशन की वजह से मिल रहे हैं, इसलिए इसके लिए एक और हेडिंग लिखा जा सकता है सुपर पोजिशन ऑफ टू लीनियरली पोलराइज्ड लाइट। तो जो ये एग्जाम में पूछा जाता है दो हेडिंग्स के नाम से पूछा जाता है या दो हेडिंग की सहायता से पूछा जाता है। क्या क्या हेडिंग आ सकता है, प्रोडक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड कॉमा सर्कुलरली पोलराइज्ड एंड इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट, या दूसरी हेडिंग हो सकती है सुपर पोजिशन ऑफ टू लीनियरली पोलराइज्ड लाइट। अब उसके बाद तो इसके लिए पूरा प्रोसेस, पूरा फिनोमिना क्या है, इससे पहले हम लोग दो तीन हेडिंग्स पढ़ चुके हैं, जैसे निकोल प्रिज्म, उसे आपको पढ़ लेना है। दूसरा हम लोग पढ़ चुके हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्रिस्टल, जैसे कैल्साइट क्रिस्टल था, क्वार्ट्ज क्रिस्टल था, ये सब। तो नेगेटिव और पॉजिटिव क्रिस्टल्स पढ़ चुके हैं और फेज डायरेक्शन पढ़ चुके हैं। तो ये तीनों टॉपिक जो है आप अगर इसे रिवाइज कर ले, मेन जो है वो निकोल प्रिज्म। तो निकोल प्रिज्म अगर इससे पहले वाला जो वीडियो है, दो तीन वीडियो, उसे आप देख के अगर इसे देखें तो अच्छे से समझ में आएगी ये बात। सबसे पहले एक निकोल प्रिज्म इसमें लिया गया, निकोल प्रिज्म ये ले लिया गया, और इस पे जब इंसिडेंट होती है ऑर्डिनरी लाइट मतलब अनपोलराइज्ड लाइट, ये हो गया निकोल प्रिज्म। लिख दे रहे हैं यहाँ निकोल प्रिज्म। तो इसका पूरा कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और कैसे बनता है ये, और किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ये सब बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर से अगर देखा जाए तो यहाँ पे अनपोलराइज्ड लाइट इस निकोल प्रिज्म पे इंसिडेंट हो रही है। जब अनपोलराइज्ड लाइट निकोल प्रिज्म पे इंसिडेंट होती है तो दो बीम्स में स्प्लिट हो जाती है। एक बीम सीधे निकल जाती है जिसे कहा जाता है ई रे, और दूसरी बीम जो है वो यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करते हुए बाहर निकल जाती है, जिसे कहा जाता है ओ रे। तो दो बीम्स में ये स्प्लिट हो गया, एक तो ई रे और दूसरा ओ रे। तो इसमें कनाडा बाल्सम सीमेंट का एक लेयर होता है जिसमें होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि जो ये रे है ऑर्डिनरी रे, ये डेंसर मीडियम से जा रही होती है रेयरर मीडियम में, और यहाँ ये फिनोमिना होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, जिसके थ्रू ये रिफ्लेक्ट होकर बाहर आ जाती है, और हमें केवल यहाँ पर ई रे मिलती है जिसके वाइब्रेशंस है पैरेलल टू द प्लेन। मतलब हमें यहाँ से जो रे मिल गई है वो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट या लीनियरली पोलराइज्ड लाइट।
यही हमें एंडिंग में पढ़ना है, लीनियरली पोलराइज्ड लाइट। अब इन लाइट्स का होगा सुपरपोजिशन। अब इस लाइट को कैल्साइट क्रिस्टल पे अगर इंसिडेंट कराया जाए, कैल्साइट क्रिस्टल पे अगर इंसिडेंट कराया जाए तो कैल्साइट क्रिस्टल पे जब ये इंसिडेंट होगा तो इसे इस प्रकार से काट लिया जाएगा। जब काट लिया जाएगा तो इसे नॉर्मल इंसिडेंट होगा, लेकिन जो इसके वाइब्रेशंस हैं वो इसके ऑप्टिक एक्सिस के साथ कुछ न कुछ एंगल बना रहे होंगे। तो अगर ऑप्टिक एक्सिस के साथ मान लिया गया, इसके ऑप्टिक एक्सिस के साथ ये थीटा एंगल बना रहे हैं, कितना थीटा एंगल। ऑप्टिक एक्सिस हम लोग पढ़ चुके हैं। ऑप्टिक एक्सिस क्या होता है? वो एक्सिस जिसके अलोंग अगर लाइट इंसिडेंट होती है तो जो उसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी रेज है वो सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से अगर ट्रेवल करते हैं, उनके वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता है जिस एक्सिस के अलोंग, उसे कहा जाता है ऑप्टिक एक्सिस। तो ये क्या हुआ कि ऑप्टिक एक्सिस से अगर ये जो है वो थीटा एंगल बना रहा है, तो ऑप्टिक एक्सिस से अगर थीटा एंगल बना रहा है और जो वाइब्रेशन है उसका एम्पलीट्यूड है कैपिटल ए, तो मान लिया गया इसका एम्पलीट्यूड हो गया ए। इसका रिजोल्यूशन किया जा सकता है, तो ये मान लिया गया पी क्यू जो है ये बना लिया गया रे, ये हो गया इसका एम्पलीट्यूड ए। ये जो एक्स एक्सिस इधर की ओर बना लिया गया एक्स एक्सिस। जो अब एक मिनट अगर ये बात करें तो जब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट इस कैल्साइट क्रिस्टल पे इंसिडेंट होगा तो कैल्साइट क्रिस्टल क्या करेगा, इसे फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे को ये स्प्लिट कर देगा, क्योंकि कैल्साइट क्रिस्टल है तो इसे कहा जाता है डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल। डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल है, दो बीम में इसे स्प्लिट कर दिया, यहां से एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे आगे की ओर मूव की और ऑर्डिनरी रे। तो अगर देखा जाए तो ये दोनों बीम्स, ये दोनों को दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे को। तो अब एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे मान लिया गया इधर मूव कर रही है और ऑर्डिनरी रे को इधर बना दिया गया। तो ये हो गया ये हो गया ओ रे और ये हो गया ई रे के लिए। अब मान लिया गया जो ये वाइब्रेशन है वो कितना एंगल बना रहा है यहाँ से, जिसका एम्पलीट्यूड है जो पी क्यू से रिप्रेजेंट किया गया, इसका एम्पलीट्यूड है ए। अगर ए एम्पलीट्यूड है तो ए का रिजोल्यूशन करें तो अगर इस ट्राइंगल को देखा जाए तो एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अगर इसमें साइन थीटा अप्लाई करें तो लिखा जा सकता है sin theta is equal to परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर मतलब हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू, जो की वैल्यू है ये, इसे मान लिया गया, इसकी वैल्यू कितना हो गया, इसे मान लिया गया, लिख लिया गया परपेंडिकुलर लिख दी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मतलब P से लेकर Q तक की वैल्यू, और P से Q तक की वैल्यू है जिसका एम्पलीट्यूड है A, तो ये लिख लिया गया A। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ से हमें मिल गई, कितनी वैल्यू मिल गई, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हो गया A का यहाँ मल्टीप्लाई हो गया इसमें साइन में, ये हो गया A sin थीटा। अब अगर दूसरा एंगल इसमें cos थीटा अप्लाई करें तो cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू कितना है, यहाँ से यहाँ तक, ये इस राइट एंगल ट्रायंगल में बेस की वैल्यू ये होगी P से लेके E तक, मान लिया गया इसे PE लिखे या बेस ही लिख दिए, ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस की वैल्यू P से Q तक और इसका एम्पलीट्यूड है A। तो बेस की वैल्यू यहाँ से मिल गई, A का इसमें मल्टीप्लाई कर दिए A cos थीटा। तो इसके कंपोनेंट्स का रिजोल्यूशन हो गया। इसके रिजोल्यूशन अगर करें तो एक के लिए दो कंपोनेंट मिले, इधर की ओर जो मिल रहा है ई रे के लिए जो हमें मिल रहा है इस डायरेक्शन में, इसकी वैल्यू जो है यहाँ से यहाँ तक मतलब बेस की वैल्यू, और बेस की वैल्यू कितना है A cos थीटा। तो इधर की ओर जो वैल्यू मिल रही है इसे लिखा जा सकता है A cos थीटा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के लिए। अब उसके बाद परपेंडिकुलर की बात करें तो परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ तक है, तो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू यहाँ होगी वही वैल्यू यहाँ होगी, तो POB से लिखा जा सकता है। और ऑर्डिनरी रे के लिए इसकी वैल्यू है जो परपेंडिकुलर है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू A sin थीटा। तो इसके लिए लिखा जा सकता है यहाँ पे A sin थीटा, यही लिख दे रहे हैं, ये हो गया A sin थीटा। अब यहाँ से जब दो वेव्स या दो हार्मोनिक वेव्स आगे की ओर प्रोपोगेट करेंगी, तो प्रोपेगेट करेंगी जब, तो इनका होगा सुपरपोजिशन। इन दोनों के सुपरपोजिशन के लिए मान लिया गया दोनों में, अब सुपरपोजिशन के लिए एक हमें फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस की वैल्यू चाहिए, और ये वैल्यू मिलेगी भी कैल्साइट क्रिस्टल में, क्योंकि अगर यहाँ देखा जाए तो इस पर प्लेन पोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट हो रहा है। कैल्साइट क्रिस्टल पे जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट हो रहा है तो अगर ये नेगेटिव क्रिस्टल है तो नेगेटिव क्रिस्टल में हम लोग पढ़ चुके हैं
कि नेगेटिव क्रिस्टल में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे होती है, ई रे होती है, उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है और ऑर्डिनरी रे की वेलोसिटी उससे कम होती है। ये सब हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव क्रिस्टल में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है वो उसकी वेलोसिटी ज्यादा है और जो ऑर्डिनरी रे है उसकी वेलोसिटी कम है। तो ऑर्डिनरी रे का जो डायग्राम होता है वो उससे बनाया जाता है सर्कुलरली और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो होता है इलिप्टिकली। तो ये क्या है, वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से ये आउटसाइड ऑफ द स्फीयर है। अगर वेलोसिटी इसका कम होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे का तो वो होता है इनसाइड द स्फीयर और वो होता है पॉजिटिव क्रिस्टल। तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव क्रिस्टल है, यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे की वेलोसिटी होगी ज्यादा। तो अगर इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी तो जब ये इमर्जेंट लाइट, जब दोनों लाइट्स बाहर की ओर निकलेंगी तो बाहर की ओर निकलेंगी तो कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस के साथ निकलेंगी, क्योंकि एक जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, उसी टाइम में ये कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो दोनों के बीच में कोई ना कोई पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस होगा। अब पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस होगा तो फेज डिफरेंस प्रोड्यूस होगा, क्योंकि फेज डिफरेंस फाई इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। और ये पाथ डिफरेंस जो है वो डिपेंड करेगा थिकनेस ऑफ द कैल्साइट क्रिस्टल। तो इस क्रिस्टल के थिकनेस पे ये पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस करेगा और जब पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाएगा तो यहाँ से फेज डिफरेंस प्रोड्यूस होगा। तो फेज डिफरेंस को अगर डेल्टा रखें तो इस डेल्टा फेज डिफरेंस के साथ दो इक्वेशंस बनाए जाएंगे और उन्हीं दो इक्वेशंस का होगा सुपरपोजिशन। उसके बाद सिंपल सी एक्सप्रेशन के बाद हमें लीनियरली, सर्कुलरली और इलिप्टिकली प्लेन पोलराइज्ड लाइट हमें मिलेगी। तो उससे पहले हमें क्या लिखना है, इसका पूरा प्रोसेस वो लिख देते हैं, उसके बाद करते हैं इसका एक्सप्रेशन। तो इसमें लिख दिया गया कि अ मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इंसिडेंट ऑन निकोल प्रिज्म। तो इस निकोल प्रिज्म पे अनपोलराइज्ड लाइट, मोनोक्रोमैटिक लाइट जो है वो इंसिडेंट हो रही है। आफ्टर पासिंग थ्रू निकोल लाइट रे इज प्लेन पोलराइज्ड। तो इसके बाद क्या होता है, लाइट दो बीम में स्प्लिट हो जाती है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे और ऑर्डिनरी रे जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करते हुए यहाँ से बाहर हो जा रही है या फिर इस पे कोटिंग कर दी जाती है जहाँ ये एब्जॉर्ब हो जाएगी। बाकी जो इमर्जेंट लाइट है जो बाहर की ओर निकलेगी हमें कौन सी मिलेगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, जो कि रहेगी प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ये पूरा फिनोमिना भी लिख सकते हैं अगर पन्ना भरना हो तो, नहीं तो केवल इतनी बात लिख देंगे कि यहाँ से जो लाइट मिल रही है इमर्जेंट लाइट वो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे जो कि है प्लेन पोलराइज्ड। तो यही है, आफ्टर पासिंग थ्रू निकोल लाइट रे इज प्लेन पोलराइज्ड। उसके बाद दिस पोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ यूनिएक्सियल डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल कैल्साइट। तो इस कैल्साइट क्रिस्टल पे जो कि यूनिएक्सियल डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल है इस पे नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है। उसके बाद जिसके हुज फेसेस हैव बीन कट पैरेलल टू इट्स ऑप्टिक एक्सिस, जिसके फेसेस कैसे कट किए गए हैं, ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल। ऑप्टिक एक्सिस जान गए जिसके अलोंग लाइट अगर इंसिडेंट होती है तो ई और ओ रे दोनों सेम वेलोसिटी से ट्रेवल करते हैं। अब उसके बाद ऑन एंटरिंग द क्रिस्टल इंसिडेंट लाइट स्प्लिट्स इनटू टू कंपोनेंट ओ रे एंड डी रे। जब इस पे भी लाइट इंसिडेंट होगी तो दो कंपोनेंट में ऑर्डिनरी रे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे में स्प्लिट हो जाएगी। बोथ रेज ट्रेवल्स अलोंग सेम डायरेक्शन बट विद डिफरेंट वेलोसिटीज। तो अब क्या होगा, ये जो लाइट इस पे इंसिडेंट होगी वो होगी सेम डायरेक्शन में तो ट्रेवल करेगी लेकिन डिफरेंट वेलोसिटीज से। तो अब जो इसके वाइब्रेशंस है, जो एंटरिंग लाइट है उसके वाइब्रेशंस है अलोंग पी क्यू डायरेक्शन है। तो पी क्यू डायरेक्शन है तो इसके लिए ई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के लिए इसका कंपोनेंट फाइंड किया जा सकता है, ऑर्डिनरी रे के लिए इसका कंपोनेंट फाइंड किया जा सकता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के लिए पीई की वैल्यू फाइंड करें इधर की ओर, तो इसे फाइंड किए थे, इस राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस पीई अपॉन हाइपोटेनस ए, तो पीई की वैल्यू हमें मिल जाएगी a cos थीटा जो यहाँ रिप्रेजेंट कर दिए, और इधर की ओर साइन थीटा अप्लाई करेंगे इस वाले के लिए, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब ई क्यू अपॉन ए। तो यहाँ से दोनों कंपोनेंट्स इसके मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के लिए भी और ऑर्डिनरी रे के लिए भी। इन दोनों की वजह से दो वेव्स बनाएंगे और दोनों का होगा सुपरपोजिशन। तो सबसे पहले इन दोनों कंपोनेंट्स को फाइंड कर लेते हैं और हमें क्या लिखना है कि जो वाइब्रेशंस पी क्यू के अलोंग हो रहे हैं उनको कंपोनेंट में फाइंड करने के लिए हमें क्या लिखना है
कि जो PQ वाइब्रेशंस हैं दे आर मेकिंग थीटा एंगल विद द, इसे बना ले ऑप्टिक एक्सिस। कहां से ये बना रहे हैं? विद द ऑप्टिक एक्सिस, ऑप्टिक एक्सिस। अब ये पूरा फिनोमिना लिख लेते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए इसका कंपोनेंट क्या होगा और फिर ऑर्डिनरी रे के लिए इसका कंपोनेंट क्या होगा। तो यहां पे लाइट इंसिडेंट हो गई, लाइट इंसिडेंट हो गई इस कैल्साइट क्रिस्टल में, जो डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल है, इसमें लाइट दो कंपोनेंट में स्प्लिट होगी, मतलब ऑर्डिनरी रे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे में स्प्लिट हो गई। अब उसके बाद जो इंसिडेंट रे, जो इस पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, उसके वाइब्रेशंस किधर हैं? अलोंग PQ है और उसका एम्पलीट्यूड है A। इसका कर देना है रिजोल्यूशन और रिजोल्व करके इसे लिख दिया गया। तो यहां लिखें सपोज इंसिडेंट लाइट इज वाइब्रेटिंग, सपोज इंसिडेंट लाइट इज वाइब्रेटिंग अलोंग PQ, तो अलोंग किसके? अलोंग PQ के, मेकिंग एन एंगल थीटा विद ऑप्टिक एक्सिस। तो इस ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग कितना एंगल बना रहा है? ये थीटा एंगल यहां पे बना रहा है, जो रिप्रेजेंट कर दिया गया। अब लेट ए बी द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, तो ए जो है इसका वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड हो गया वो हो गया ए। अब एम्पलीट्यूड ऑफ ऑर्डिनरी रे वाइब्रेटिंग अलोंग PO, तो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑर्डिनरी रे, इधर की ओर ऑर्डिनरी रे, इसका एम्पलीट्यूड की बात करें, एम्पलीट्यूड मतलब इस PO की बात करें, तो इसकी वैल्यू EQ के इक्वल होगी और EQ की वैल्यू फाइंड की जा सकती है साइन थीटा से। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो लिखे भी थे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, मतलब EQ परपेंडिकुलर EQ अपॉन हाइपोटेनस A। तो EQ की वैल्यू कितना हो जाएगी? A साइन थीटा। तो EQ की जो वैल्यू है वही PO की वैल्यू है, तो PO की भी वैल्यू हो जाएगी A साइन थीटा। तो यही लिखा गया है कि एम्पलीट्यूड ऑफ ऑर्डिनरी रे वाइब्रेटिंग अलोंग PO इज इक्वल टू A साइन थीटा। इसी आधार पे इसे भी फाइंड कर लिया गया, इसमें cos थीटा अप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड ऑफ ई रे वाइब्रेटिंग अलोंग PE, इधर की ओर, तो PE के अलोंग कितना हो जाएगा? A cos थीटा। अब उसके बाद इन नेगेटिव क्रिस्टल, कैल्साइट नेगेटिव क्रिस्टल, ये इन नेगेटिव क्रिस्टल ई रे ट्रेवल्स फास्टर देन O रे, तो ई रे जो है वो O रे से फास्टर ट्रेवल कर रही है, जो कि यहाँ रिप्रेजेंट किया गया, प्लेन पोलराइज लाइट इस पे इंसिडेंट हो रही है। ये हो गया इसका ऑप्टिक एक्सिस, इसके पैरेलल इसे काट लिया गया है। अब उसके बाद इस पर जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, इसे देखा जाए तो ये ऑर्डिनरी रे हो गया, जिसके लिए स्फेरिकल वेव फ्रंट बन गया हाइगन्स थ्योरी के अकॉर्डिंग, और ये जो दूसरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे हो गया, इसके लिए इलिप्टिकल वेव फ्रंट बन गया, ये भी हाइगन्स थ्योरी के अकॉर्डिंग। और नेगेटिव क्रिस्टल में ये क्या होगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे जो है वो ऑर्डिनरी रे से फास्टर ट्रेवल करेगी, ज्यादा तेजी से ट्रेवल करेगी, तो ये बाहर जल्दी आएगी। दूसरा जो रे है वो उसके पीछे पीछे ट्रेवल करते हुए आएगा, तो दोनों में कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस होगा, और पाथ डिफरेंस होगा तो फेज डिफरेंस प्रोड्यूस होगा। फेज डिफरेंस मान लिया गया इसमें है डेल्टा। तो इन नेगेटिव क्रिस्टल कैल्साइट, जैसे कैल्साइट, ई रे ट्रेवल्स फास्टर देन O रे, हेंस इमर्जिंग रेज हैव अ फेज डिफरेंस ऑफ डेल्टा, दस इंसिडेंट पोलराइज्ड लाइट, तो इंसिडेंट जो पोलराइज्ड लाइट हो रही है जब इस क्रिस्टल से बाहर निकल रही है, तो क्या हो रहा है? पोलराइज्ड लाइट ऑन लीविंग क्रिस्टल विल कंसिस्ट सिंपल हार्मोनिक वाइब्रेशंस इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन, तो दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स में अब इनके वाइब्रेशंस हैं, दो वाइब्रेशंस हमें मिल गए, दोनों की वजह से हम लोग वेव बनाएंगे। दो वेव के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के लिए, दूसरा ऑर्डिनरी रे के लिए। दोनों उन इक्वेशंस को सॉल्व किया जाएगा, दोनों उन इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद, मतलब दोनों एक्सप्रेशंस बनाने के बाद उन्हें सुपर इम्पोज किया जाएगा, या उन दोनों इक्वेशंस को ही अगर सॉल्व कर लें तो हमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट, सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट और इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट मिल जाएगी। कैसे? वाइब्रेशंस के आधार पे और उनके पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के आधार पे। पाथ डिफरेंस जो होगा वो कैल्साइट क्रिस्टल के थिकनेस पे डिपेंड करेगा, तो थिकनेस के आधार पे पाथ डिफरेंस होगा, और पाथ डिफरेंस के आधार पर ही हमें मिल जाएगा फेज डिफरेंस की वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ई रे के लिए, फॉर ई रे
तो लिख सकते हैं ई रे कैन बी रिप्रेजेंटेड लिखा जा सकता है ई रे कैन बी रिप्रेजेंटेड। तो ई रे के लिए यहाँ पे सॉरी ये डायग्राम मिटा दिए, यहाँ पे ये था, इसका एम्पलीट्यूड था, इधर ओ रे हम लोग लिख रहे थे और इधर लिख रहे थे ई रे। इधर हमें जो कंपोनेंट मिल रहा था वो था ए कॉस थीटा और इधर जो मिला था वो था ए साइन थीटा। तो ई रे के लिए जब लोग लिख रहे हैं हम लोग तो लिख दिए x इज इक्वल टू, तो ई रे के लिए इधर क्या कंपोनेंट है ए कॉस थीटा, तो लिख दिए इधर ए कॉस थीटा साइन ओमेगा टी। क्योंकि इक्वेशन जब लिखते हैं तो इक्वेशन के लिए इक्वेशन हमारे पास वेव के लिए इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, जहां पे ए एम्पलीट्यूड है और ओमेगा टी इनके लिए एंगल है और उसके बाद इसमें जो डिफरेंस होगा फेज डिफरेंस होगा, जो कला होगा उसे उसके साथ सब्सट्रैक्ट किया जाएगा, ये ऐड किया जाएगा। तो x इज इक्वल टू लिखा जा सकता है ए कॉस थीटा साइन ओमेगा टी। दूसरा फॉर ई रे कैन बी ओ रे रिप्रेजेंट कर लिया गया, अब ई रे रिप्रेजेंट कर लिया गया, अब ओ रे को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओ रे कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, तो ओ रे को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो y इज इक्वल टू लिखें। अब ओ रे के लिए अगर देखा जाए तो इसके लिए वाइब्रेशंस जो है उसके लिए एम्पलीट्यूड है ए साइन थीटा, तो इसके लिए एम्पलीट्यूड ए कॉस थीटा था एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे के लिए, इसके लिए क्या है एम्पलीट्यूड रखना पड़ेगा, यहाँ एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितना ए साइन थीटा, ओ रे के लिए एम्पलीट्यूड ए साइन थीटा, फिर हो गया ए साइन थीटा इंटू साइन ओमेगा टी, ये हो गया वेव के लिए इक्वेशन साइन ओमेगा टी। अब उसके बाद दोनों में जो हमें फेज डिफरेंस मिल रहा है, दोनों में जो फेज डिफरेंस मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, फेज डिफरेंस लिखें यहाँ, फेज डिफरेंस है डेल्टा। तो फेज डिफरेंस अगर डेल्टा है तो पहले वेव में ही, पहले इस इक्वेशन में ही लिख दिए फेज डिफरेंस हो गया डेल्टा। तो x इज इक्वल टू हो गया ए कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, और जो दूसरा एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू हो गया ए साइन थीटा साइन ओमेगा टी। तो दो एक्सप्रेशंस हमारे पास हो गए, एक ई रे के लिए और दूसरा मिल गया हमें ओ रे के लिए। अब मान लिया गया लेट जो एम्पलीट्यूड है यहाँ ए कॉस थीटा, लेट ए कॉस थीटा इज इक्वल टू स्मॉल ए, इसकी जगह रख लिया गया स्मॉल ए, और यहाँ पे ए साइन थीटा इसकी जगह मान लिया गया स्मॉल बी। तो यहाँ ए कॉस थीटा की जगह मान लिया गया ए और ए साइन थीटा की जगह मान लिया गया बी। तो ये दोनों एक्सप्रेशंस क्या हो जाते हैं, ई रे के लिए अगर बात करें तो ई रे जो है वो है एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। तो ए कॉस थीटा की जगह हमें रखना है स्मॉल ए, तो एक्सप्रेशन ये क्या हो जाता है, देन ये एक्सप्रेशन जो चेंज हो जाएगा x इज इक्वल टू हो गया, x इज इक्वल टू क्या हो गया, a कॉस थीटा की जगह हम लोग सपोज कर लिए स्मॉल a, ये हो गया स्मॉल a साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ये मान लिया गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब उसके बाद दूसरे इक्वेशन में भी ये चेंज करना है, दूसरा जो ऑर्डिनरी रे के लिए इक्वेशन है क्या ये है y इज इक्वल टू ए साइन थीटा साइन ओमेगा टी। ए साइन थीटा की जगह हमें क्या मान लिया, हमने मान लिया इसकी जगह स्मॉल b, तो इसकी जगह रख दें पूरा टर्म की जगह स्मॉल b, y इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल b साइन ओमेगा टी। तो y इज इक्वल टू हो गया स्मॉल b साइन ओमेगा टी, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें जो पूरा प्रोसेस करना है इन्हीं दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद फेज डिफरेंस की डिफरेंट वैल्यूज पे हमें मिलेगा लिनियरली पोलराइज्ड लाइट, सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट और इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट। तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास हो गए। कौन कौन से एक्सप्रेशंस हो गए, पहला एक्सप्रेशन ये हो गया
फर्स्ट इक्वेशन हो गया x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा और दूसरा एक्सप्रेशन हो गया y इज इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी। सबसे पहले अगर इक्वेशन नंबर सेकंड को सॉल्व करें तो इक्वेशन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं, लिख सकते हैं बाय इक्वेशन नंबर 2, बाय सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2, या लिख दिए केवल बाय इक्वेशन नंबर 2, बाय इक्वेशन 2। तो यहां से अगर देखा जाए तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू हमें मिल जाएगी, क्योंकि साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू हो जाएगा y बाई बी। तो लिख दें अगर, तो y बाई बी इज इक्वल टू लिखा जा सकता है y बाई बी इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। कुछ नहीं किया गया, साइन ओमेगा टी अपनी जगह रह गया, केवल 20 के मल्टीप्लाई में था, मल्टीप्लाई वाले को डिवाइड में ले गए तो ये हो गया y बाई बी, साइन ओमेगा टी की वैल्यू हो गई b। अब एक एक्सप्रेशन हम लोगों के पास और है, क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमें एक इक्वेशन पता है, ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल सा इक्वेशन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से अगर देखा जाए तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी के टर्म में फाइंड किया जा सकता है, इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1, ये भी लिखा जा सकता है। अब अगर यहां से हमें कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू चाहिए तो लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1। इतनी बातें तो सेम टू सेम है। ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी वाले टर्म को अगर इक्वल के उधर ले गए तो इसका साइन हो जाएगा नेगेटिव, ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब साइन ओमेगा टी की वैल्यू हमें पता है, साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू वाई बाई बी। तो साइन ओमेगा टी की जगह अगर रखें वाई बाई बी तो लिखा जा सकता है 1 माइनस वाई बाई बी। तो साइन ओमेगा टी का स्क्वायर है तो ये भी हो गया 1 माइनस वाई बाई बी का स्क्वायर। तो यहां से ये वैल्यू है कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अगर कॉस ओमेगा टी की वैल्यू हमें चाहिए तो कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू लिखा जा सकता है अंडर रूट 1 माइनस, ये पूरा टर्म अंडर रूट में हो गया, और y बाई बी का होल स्क्वायर लिखें, या इसे लिख सकते हैं वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये भी एक एक्सप्रेशन हो गया। तो इसे चाहे तो इक्वेशन नंबर कुछ बना सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं, इसे यही रहने दिया जाए। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कर लिए। इक्वेशन नंबर 2 से हमें साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी की वैल्यू मिल गई है। अब वैल्यू हम लोग क्यों फाइंड किए हैं, क्योंकि इक्वेशन नंबर जब 1 को सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 जब सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, और इसे साइन ए प्लस बी के टर्म पे सॉल्व किया जा सकता है तो उसे लिखेंगे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर वहां से इसे सॉल्व करें तो ये इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करके लिए इतना एक्सप्रेशन लिख दिए। अब लिखते हैं बाय इक्वेशन नंबर 1। तो लिख दिए बाय इक्वेशन नंबर 1 या ऑन सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 पहले लिख लें और उसके बाद उसे सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास था x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, तो y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू हो गया a साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व ही कर लिए हैं, इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ लिख लिया गया। अब इसी इक्वेशन को बस हमें सॉल्व करना है। तो यहां से लिखा जा सकता है एक a यहाँ मल्टीप्लाई में है, इसे x अपॉन a लिखा जाएगा तो कोई चेंज तो होगा नहीं, ये हो गया x बाई a इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। मतलब साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाया जा सकता है, और साइन a प्लस बी का फॉर्मूला है साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करें यहाँ तो लिखा जा सकता है x बाई a इज इक्वल टू साइन a मतलब साइन ओमेगा टी, तो साइन a कॉस बी मतलब ये हो गया कॉस डेल्टा, तो साइन a कॉस बी प्लस कॉस a मतलब कॉस ओमेगा टी, कॉस a साइन बी मतलब साइन डेल्टा। तो ये हो गया एक्सप्रेशन साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर यहाँ देखें तो सब वैल्यूज प्लेस की जा सकती हैं। सब वैल्यूज अगर प्लेस करें तो x बाई ए तो अपनी जगह है, x बाई ए इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। तो एक लाइन यहाँ बढ़ा सकते हैं, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ साइन ओमेगा टी
एंड कॉस ओमेगा टी इन दिस इक्वेशन। तो यहाँ एक लाइन लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख नहीं रहे हैं। एक्स बाई ए इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी की वैल्यू हमारे पास थी, साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितना है, वाई बाई बी, तो ये लिख दिए वाई बाई बी, और यहां से हो गया कॉस डेल्टा प्लस कॉस ओमेगा टी की वैल्यू, कॉस ओमेगा टी की वैल्यू यहां हमारे पास है, ये कितनी वैल्यू है, ये है 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन डेल्टा। ये हो गया, इस फर्स्ट इक्वेशन को ही सॉल्व कर रहे हैं, और बाई इक्वेशन नंबर 2 मतलब पुटिंग द वैल्यूज ऑफ, यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं, बाई पुटिंग द वैल्यूज ऑफ, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ किसका किसका, साइन ओमेगा टी एंड कॉस ओमेगा टी, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ साइन ओमेगा टी एंड कॉस ओमेगा टी, और ये वैल्यूज कहां से मिली है, बाई इक्वेशन नंबर 2। तो ये एक्सप्रेशन हमें मिल गया। इस एक्सप्रेशन को अब सॉल्व करना, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करें, ये अंडर रूट वाला टर्म एक साइड में बच रहा है, तो इसे एक साइड में ही छोड़ दिया जाए, बाकी सब टर्म्स को एक साइड में लिख लिया जाए। ये हो गया एक्स बाई ए माइनस, इस टर्म को इधर लाए, ये हो गया माइनस वाई बाई बी कॉस डेल्टा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर साइन डेल्टा। ये हो गया एक्सप्रेशन। अब इसे फिर से सॉल्व करना है, सॉल्व करना है तो दूसरे साइड अगर राइट हैंड साइड देखा जाए तो यहाँ पे अंडर रूट, और अंडर रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट हटाने के लिए हम लोग करते हैं स्क्वायर, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो लिख के इसे यहीं पे सॉल्व कर दे रहे हैं। क्या किया जाए, इसे लिखा जा सकता है स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो लिख दें स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो दोनों साइड का अगर स्क्वायर करें तो देखते हैं क्या मिलता है, यहां से भी स्क्वायर कर दें और इस साइड से भी स्क्वायर कर दिए, तो स्क्वायर कर रहे हैं, तो स्क्वायर करें तो यहां से लिखा जा सकता है, ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही हुआ। और a माइनस बी के होल स्क्वायर के लिए फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यही लिख रहे हैं। तो स्क्वायर करके एक लाइन आप टर्म लिख सकते हैं ऐसे स्क्वायर करके, उसके बाद दूसरी लाइन में ये वाली बात, तो हम यही डायरेक्टली लिख दे रहे हैं। तो a का स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, हो गया ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी वाला टर्म ये प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और यहां से कॉस स्क्वायर डेल्टा, हो गया ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए की वैल्यू एक्स बाई ए इंटू बी की वैल्यू वाई बाई बी कॉस डेल्टा, इसे हटा दे रहे हैं, इंटू वाई बाई बी इंटू कॉस डेल्टा इज इक्वल टू, अब इक्वल टू के इधर का सॉल्व करें, तो इक्वल टू के अगर इधर का सॉल्व करें तो ये स्क्वायर दोनों का होगा, अंडर रूट का स्क्वायर होगा तो अंडर रूट यहां से हट जाएगा, साइन स्क्वायर डेल्टा का स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर डेल्टा, तो ये अंडर रूट यहां से हट गया, क्योंकि अंडर रूट का स्क्वायर करें, अंडर रूट मतलब 1/2 और उसका स्क्वायर 2, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा ये 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर डेल्टा, इंटू साइन स्क्वायर डेल्टा। अब इस एक्सप्रेशन को हमें सॉल्व करना है, क्या बचा इसमें, ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा माइनस 2xy बाई ए बी इंटू कॉस डेल्टा इज इक्वल टू, अब अगर एक लाइन इसे सॉल्व करें तो क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर डेल्टा का मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेट ओपन करें तो साइन स्क्वायर डेल्टा का मल्टीप्लाई 1 में भी होगा, और ये हो जाएगा इसमें माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर में भी होगा, तो अगर 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 में मल्टीप्लाई करने पे हो गया ये साइन स्क्वायर डेल्टा माइनस, अगर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर में करते हैं वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर में, तो ये हो गया वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर डेल्टा, तो इतना ये हो गया एक्सप्रेशन। अब अगली लाइन में क्या करें, अगली लाइन में अगर यहां से देखा जाए तो यहां भी है वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा,
यहाँ भी है माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर डेल्टा। इस वाले टर्म को वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर को इधर लिखा जा सकता है। अगर इधर इसे बुला लाएं तो ये था माइनस, इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस। तो अगर इन दोनों टर्म्स की केवल बात करें तो देखें तो बाकी टर्म्स तो हैं ही, या एक बार लिख दे रहे हैं, एक बार अगर लिख दें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यहां से प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यहां से कॉस स्क्वायर डेल्टा, और इस टर्म को भी बुला लाए, इस टर्म को अगर लाए तो ये हो गया प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा, साइन स्क्वायर डेल्टा ये टर्म भी हो गया। यहां से अब इसे लिखें, ये बाकी है, ये हो गया माइनस 2xy अपॉन ए बी, और ये कॉस डेल्टा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर डेल्टा। अब अगर इन दोनों टर्म्स में देखा जाए तो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, वाई बाई बी स्क्वायर दोनों में कॉमन मिल रहा है, दोनों में से कॉमन ले लिया गया। कॉमन लेने के लिए क्या की, यहाँ ब्रैकेट लगा दिए, इसमें से ये कॉमन और इसमें से ये कॉमन, ये यहाँ पे हो गया ब्रैकेट क्लोज। और अगर यहाँ से देखें तो यहाँ पे फिर आ गया साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा, और इसकी वैल्यू होती है 1, क्योंकि अभी पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमें जो एक्सप्रेशन मिल गया वो केवल एक सिंगल लाइन के लिए एक्सप्रेशन मिल गया। एक्सप्रेशन क्या मिला, एक्सप्रेशन हमारे पास जो है वो मिल गया, यहां से लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 2xy बाई ए बी कॉस डेल्टा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर डेल्टा। और ये इलिप्स का इक्वेशन है, इलिप्स का इक्वेशन है मतलब जब लाइट इंसिडेंट होती है तो जो इमर्जिंग लाइट है वो कैसी रहती है, इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट। तो जो ऐसे लाइट मिल रही है नॉर्मली वो हमें मिल रही है इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट। बाकी कंडीशंस चेंज करते करते, केसेस चेंज करते करते, डेल्टा की वैल्यू, फेज डिफरेंस की वैल्यू, पाथ डिफरेंस जब चेंज होगा तो फेज डिफरेंस चेंज होगा, और फेज डिफरेंस चेंज करके हम लोग लीनियरली पोलराइज्ड लाइट, सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, सब पोलराइज्ड लाइट को फाइंड करेंगे। तो अब हमें इससे रिलेटेड केसेस पढ़ने हैं। हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी, सॉरी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस डेल्टा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर डेल्टा। इसे लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 3, 1 2 बना हुआ था, ये हो गया थर्ड इक्वेशन। और ये इक्वेशन है इलिप्स का, मतलब जो क्रिस्टल से लाइट जो बाहर मिल रही है वो कैसे मिल रही है, इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट। अब उसके बाद स्पेशल केसेस की बात करते हैं। केस नंबर 1 इसमें हो गया इफ थिकनेस ऑफ क्रिस्टल इज सच दैट, तो अगर जो क्रिस्टल है उसका थिकनेस इस प्रकार से है कि जो फेज डिफरेंस हो रहा है वो मिल रहा है हमें लेमडा इज डेल्टा इज इक्वल टू 0। तो डेल्टा इज इक्वल टू अगर 0 मिल रहा है या फिर 2n पाई मिल रहा है, तो यहाँ पे देखते हैं कि कॉस की वैल्यू, ये थर्ड वाला इक्वेशन हो क्या जाता है, तो इस प्रकार से है कि जो डेल्टा की वैल्यू, जो फेज डिफरेंस की वैल्यू वो हो गई 0। तो फेज डिफरेंस की वैल्यू अगर 0 है तो इस एक्सप्रेशन की अगर बात करें तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी इंटू कॉस डेल्टा। तो डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे हो गई 0, कॉस 0 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर, और डेल्टा की वैल्यू 0। तो अगर साइन थीटा की बात करें तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0। कैसे ये सब वैल्यूज होती हैं, ये पहले इक्वेशन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में पूरा साइन के लिए और कॉस के लिए इस प्रकार से वेव फॉर्म बना के बताएं कि ये साइन के लिए है और ये फिर कॉस के लिए है। तो इस प्रकार से वेव फॉर्म्स बना के बताएं, वहां से आप इसे देख सकते हैं पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन। तो साइन 0 की वैल्यू हो गई 0, तो यहाँ पे हो गया 0, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, कॉस 0 की वैल्यू 1, 1 का इसमें हो गया मल्टीप्लाई। तो क्या एक्सप्रेशन मिला, एक्सप्रेशन मिल गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी। तो अगर इस इक्वेशन की बात करें तो इसे लिखा जा सकता है एक्स बाई ए माइनस वाई बाई बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
इस पूरे टर्म को, क्योंकि ये a माइनस बी के होल स्क्वायर को ही ओपन कर दिया गया। अगर इसे एक्सप्रेशन के रूप में लिखें तो लिख सकते हैं x बाई ए माइनस वाई बाई बी का होल स्क्वायर। अगर फिर इसे स्क्वायर पे सॉल्व करें तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी, मतलब ये हो गया। अब क्या हुआ, इसकी वैल्यूज जो हो गई वो दोनों साइड का स्क्वायर रूट लें। तो अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमें मिल जाएगा, क्या वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से मिल जाएगा x बाई ए माइनस वाई बाई बी इज इक्वल टू 0। तो दोनों वैल्यूज मिलेंगी, प्लस माइनस दोनों, केवल प्लस ही लिखें तो लिख सकते हैं x बाई ए माइनस वाई बाई बी इज इक्वल टू 0। वाई बाई बी को उधर अगर भेज दें तो ये हो जाएगा प्लस, उधर भेज दिए ये हो गया प्लस। y की अगर वैल्यू की बात करें तो y इज इक्वल टू लिखा जा सकता है, यहाँ से b का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा b बाई ए इंटू एक्स। और ये है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अभी हम लोग जो दो एक्सप्रेशन सपोज किए थे कि मान लिया गया a cos थीटा इज इक्वल टू स्मॉल a और a sin थीटा इज इक्वल टू स्मॉल b। अगर इन दोनों की बात करें, अगर इन दोनों को डिवाइड करें तो ऊपर a sin थीटा लिख दें, a sin थीटा इज इक्वल टू b, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड जहां सॉल्व किए ऊपर ये बात लिखे लेट a sin थीटा इज इक्वल टू b, a cos थीटा इज इक्वल टू a। अगर दोनों को डिवाइड करें तो a से ये एम्पलीट्यूड कैंसिल हुआ और यहाँ से ये वैल्यू मिल गई tan थीटा इज इक्वल टू b बाई ए। तो tan थीटा इज इक्वल टू हो गया b बाई ए। यहाँ ये भी लिखा जा सकता है y इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ए इंटू एक्स, या फिर y इज इक्वल टू प्लस माइनस tan थीटा इंटू एक्स। तो tan थीटा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसमें है नहीं, c इज इक्वल टू 0 है, मतलब जो इक्वेशन जा रहा है ये इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का, और c इज इक्वल टू 0 का मतलब वो पास हो रहा है ओरिजिन से। तो अगर इसके लिए डायग्राम बनाए तो डायग्राम बना सकते हैं। तो ये डायग्राम बना दिए, इधर हो गया x एक्सिस, इधर हो गया ये y एक्सिस, जो लाइन है वो इधर से मूव कर रही है, इधर ये हो गया b और इधर ये हो गया इसके लिए a और ये हो गया एंगल थीटा और ये हो गया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये हो गया इसके लिए डायग्राम, मतलब जो लाइट है स्ट्रेट लाइन मतलब लीनियरली पोलराइज्ड लाइट है, एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेशंस हो रहे हैं। अब उसके बाद इसी में हम लोग लिख लेते हैं दूसरा केस। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया कब के लिए, अगर थिकनेस का क्रिस्टल इस प्रकार से रखा जाए कि जो फेज डिफरेंस है वो 0 रहे, तो इस प्रकार से लीनियरली पोलराइज्ड लाइट हमें मिलेगी। तो यहाँ से क्या हो गया, जो एक्सप्रेशन है इट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो जो लाइन मिल रही है वो मिल रही है हमें लीनियरली पोलराइज्ड लाइट, ये बात लिख सकते हैं। तो इट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख भी सकते, इट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो जो लाइट हमें मिल रही है यहाँ से लीनियरली पोलराइज्ड लाइट मिल गई। अब दूसरे केस की बात यहाँ से करते हैं, केस 2। केस 2 में हमें क्या करना है, केस 2 में अगर ये देखा जाए कि थिकनेस ऑफ क्रिस्टल इज सच दैट, कैसे क्रिस्टल थिकनेस है, इज सच दैट डेल्टा इज इक्वल टू पाई बाई 2। कितनी वैल्यू इसकी, पाई बाई 2, या इसे कह सकते हैं 2n प्लस 1 पाई बाई 2। कितनी वैल्यू है, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 अगर 90 डिग्री है तब देखते हैं इसके लिए पूरा इक्वेशन और एक्सप्रेशन क्या होता है। तो अगर इसी इक्वेशन में फिर केस 2 में इसी इक्वेशन में वैल्यू रखना है। अब जो वैल्यू है वो हमें मिल गई है, डेल्टा की वैल्यू कितना, पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 अगर वैल्यू रखते हैं तो देखें केस 2 में, केस 2 में भी थिकनेस इस प्रकार से रहेगा कि जो ओ रे और ई रे जो इमर्जेंट रेज हैं उनके बीच का जो फेज डिफरेंस होगा वो होगा पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 अब अप्लाई करते हैं, ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी और कॉस कितना, कॉस डेल्टा की वैल्यू हो गई पाई बाई 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर डेल्टा, और डेल्टा की वैल्यू भी पाई बाई 2। तो अगर यहां से देखें तो कॉस पाई बाई 2, पाई मतलब 180, मतलब ये हो गया 180 बाई 2 मतलब कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। तो अगर cos 90 की वैल्यू होती है 0 तो ये पूरा का पूरा टर्म हो गया 0, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई हुआ ये टर्म हो गया 0 इज इक्वल टू साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और 1 का स्क्वायर करें तब भी 1,
तो ये एक्सप्रेशन हो गया इज इक्वल टू 1। ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और ये किसके लिए इक्वेशन है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो ये हो गया इलिप्स का इक्वेशन। तो इलिप्स का इक्वेशन है, तो जो लाइट है वो कैसी मिलेगी हमें? इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट हमें मिलेगी। यहाँ से अगर ये सब चीज हटा दें तो जो इस डायग्राम में चेंज होगा वो क्या होगा? डायग्राम में इस प्रकार से बनेगा। ये हो गया इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट और इसके लिए ये हो गया एक्सप्रेशन। ये हो गया ए और ये हो गया बी। ये बना लिया गया। ये लाइट जो है इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट मिल गई हमें और यहाँ पे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये क्या हो गया? ये इलिप्स की तरह भले नहीं दिख रहा हो, थोड़ा खराब दिख रहा हो, लेकिन ये रहेगा एक इलिप्स। इस प्रकार से इसका बन गया डायग्राम। ये हो गया ए की वैल्यू इधर भी और ये हो गया बी की वैल्यू। ये हो गया इलिप्स। एक्स एक्सिस पे ए को बना लिए, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और वाई एक्सिस पे ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस पे बी को बना लिए। इसके लिए एक्सप्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो अब अगर लाइट इस प्रकार से इंसिडेंट हो, मतलब क्रिस्टल इस प्रकार से रखा जाता है कि जो फेज डिफरेंस है वो हो रहा है पाई बाई 2 का, तो जो लाइट है, जो इमर्जेंट लाइट जो हमें मिलेगी वो कैसे मिलेगी? वो मिलेगी इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट। और इसी में बात करते हैं थर्ड केस की। कौन से केस की? थर्ड केस की। थर्ड केस में भी वही चीज रहेगी, बस थोड़ा सा इसमें वेरिएशन कर दिया जाएगा। क्या करना है इसमें? क्या करना है कि इफ थिकनेस ऑफ क्रिस्टल इज सच दैट डेल्टा इज इक्वल टू पाई बाई 2, और इसमें एक कंडीशन और है, अगर ए इज इक्वल टू बी मिलता है, ए इज इक्वल टू बी रहता है, तो इस एक्सप्रेशन में ही अगर पाई बाई 2 की वैल्यू रखे थे तो हमें इक्वेशन मिला था पाई बाई 2 की वैल्यू रखने पे ये 0 और ये हो गया था 1। क्या मिला था? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये 0 इज इक्वल टू 1। तो ये यहाँ से हटा दिए इसे, और ये हटने के बाद इज इक्वल टू हो गया 1। तो ये 1 करके यहाँ लिखे ही हैं, 1 करके लिखे हैं। अब इसमें एक और एक्सप्रेशन है। क्या एक्सप्रेशन है? इसमें एक और टर्म है कि a इज इक्वल टू बी। अगर a इज इक्वल टू बी यहाँ रखते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की जगह भी रख दें ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया ए स्क्वायर, और दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो सर्किल बना लिए। सर्किल के लिए इस प्रकार से डायग्राम बन गया, और ये जो लाइट मिलेगी हमें क्या मिलेगी? सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। इसके लिए ये बना लिया गया डायग्राम। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। इस प्रकार पे ये ए, ये भी ए। इस तरह हमें तीनों लाइट्स मिल गई, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट एंड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।